नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई हाजिर हूं मैं अनम शेख जो पाकिस्तानी हिंदू दिविक कुमार से बात कर रही थी उसका पार्ट 2 लेकर। और दिविक भाई बहुत अच्छे तरह से बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान को सच्चाई दिखा रहे हैं, पाकिस्तान की सच्चाई पूरी दुनिया को बता रहे हैं, इंडियंस को बता रहे हैं, वो इंडियंस जो आपने अभी देखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या बातें चल रही हैं। के बारे में ये लोग कहते हैं। देखिए, मोदी के लिए अगर कोई रेफरेंस पॉइंट है ना, सिर्फ गुजरात राइट्स है। इसके अलावा पाकिस्तानी अवाम के पास और कोई इल्जाम है नहीं लगाने को मोदी के ऊपर। अगर आप गुजरात राइट्स को देखें तो मोदी को बने बने सीएम 3 महीने हुए थे। वो पहली दफा पॉलिटिकल एक सीट पे आए थे जिनके पास एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं था। पहली चीज। दूसरी चीज, 2 महीने हुए थे उनको तो गुजरात में अपनी हिस्ट्री का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक आया था जिसमें लाखों लोग मर गए थे, 10 या 15 लाख लोग मर गए थे। जिस दिन ये राइट्स हुए हैं उस दिन मोदी अहमदाबाद में नहीं थे, जबकि ये राइट्स अहमदाबाद से शुरू हुए थे। लेकिन अहमदाबाद के राइट्स को प्रोवोक किस चीज ने किया था? और शुरुआत हिंदुओं ने की थी। लेकिन हिंदुओं ने क्यों शुरुआत की थी? क्योंकि उन राइट्स से 2 दिन पहले गोधरा कांड हुआ था। गोधरा में क्या होता? गोधरा की एक शहर है, उस रेलवे स्टेशन पे हिंदू पिलग्रिम्स अयोध्या जा रहे थे। उनको ट्रेन के डब्बे में बंद करके दरवाजे मुसलमानों ने जला दिया था। अच्छा। हाँ, जो हम कहते हैं ना, गुजरात में अगर आप डिटेल में जाएंगे तो गोधरा ट्रेन का जिक्र है। तो पहले गोधरा ट्रेन से शुरुआत हुई थी, फिर 2 दिन बाद हिंदुओं ने रिटेलिएट किया था, फिर वो राइट्स शुरू हो गए थे। अब जब 2 दिन बाद जब राइट्स शुरू हुए, अहमदाबाद से शुरू हुए और फिर पूरे गुजरात में फैल गए, उस वक्त मोदी अहमदाबाद में नहीं थे, वो थे आपकी कच्छ वाली साइड पे, गुजरात के पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। वो फटाफट अहमदाबाद पहुंचे। अब ये चीज ऑन रिकॉर्ड है कि वो पहुंचते ही उन्होंने सीआरपीएफ मंगवाई। जैसे हमारे पास रेंजर्स होती है ना, जैसे हम पैरामिलिट्री कहते हैं, विच इज नॉट पुलिस एंड विच इज नॉट आर्मी, बीच की पैरामिलिट्री। वहां पर इंडिया में आती है सीआरपीएफ। वो मोदी ने मांगी लेकिन मोदी को मना कर दिया गया। 3 दिन बाद मोदी को सीआरपीएफ मिली है। और अगर आप दंगे देखें, 3 दिन नहीं चले, सीआरपीएफ तीसरे दिन आई है, खत्म हो गई दंगे सारे। याद रखना है कि उस समय जो था ये हालात बहुत ख़राब थे और ये बात वाकई सच है, ये बात वाकई सच है। और लोगों को याद रहता है कि जो गुजरात में दंगे हुए क्या हुआ। आप एक बात बताओ, लड़ाई होगी तो दोनों तरफ से मारपीट होती है ना। तो अगर आपने गोधरा में और जानबूझकर, गोधरा में आपको पता था, बोगी नंबर तक सारी रेकी की गई थी कि किस बोगी में अयोध्या से आने वाले वो हिंदू हैं जो धार्मिक यात्रा पर गए हैं, दरवाजे बंद कर दिए गए, पेट्रोल बम डाले गए, अंदर पेट्रोल डाल दिया गया, जला दिया गया। आप बताइए क्या होगा उसके बाद। इसका आप उल्टा कर लीजिए, अगर किसी मुसलमान जो हज से आ रहे होते और उनके साथ यह घटना होती, क्या होता उनके साथ। लेकिन नहीं, सबको गुजरात दंगे दिखते हैं, सबको मोदी कसाई दिखता है, लेकिन यह नहीं दिखता कि उसका शुरुआत उसकी कहां से हुई थी, वजह क्या थी। और जिस तरह से कंट्रोल हुई चीजें और उसके बाद गुजरात दंगों में लोगों को सजाएं हुई, उसमें सजाओं में क्या हिंदू नहीं थे क्या? कह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन चूंकि आप लोग नफरत और हेट इतनी ज्यादा है ना कि आप लोगों को सच्चाई नजर नहीं आती। अगर आप फिर आपने पूछा कि यार हम गूगल पे जो दिखाया जाता है हम उस चीज को माने या दूसरी चीजों को माने। देखिए, गूगल पे हर किस्म के लोग हैं। आप गूगल पे जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का खोले ना, गूगल पे सर्च करें गुजरात राइट्स 2002 सुप्रीम कोर्ट केस पीडीएफ फाइल, आपके पूरी फाइल आएगी। उस फाइल के अंदर प्रूफ भी है और हर चीज पब्लिक है, कोई भी पढ़ सकता है कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, अच्छा। मोदी को किन वजहों से मोदी को बेगुनाह करार दिया गया। वजह भी तो होती ना कि ये सबूत नहीं मिले। अब तीसरी जो आखिरी चीज जो थी वो थी आरएसएस के ऊपर। मोदी आरएसएस का है, मोदी इसका है। देखिए, आरएसएस 1920 से है, 21 22 से, आई थिंक सो। अभी 98 या 97 ईयर्स आरएसएस को हो गया। आरएसएस का जो कार्डर है वो 45 करोड़ लोगों का है। इतने जब मेंबर होंगे, 45 करोड़, पाकिस्तान अमेरिका की आबादी जितना है, इतने तो उसके मेंबर हैं। अगर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती तो आज एक भी हिंदू इंडिया में जिंदा होता और एक भी मुसलमान जिंदा होता। दूसरी बात, आरएसएस ऑपरेट्स इन 155 कंट्रीज। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक पूरा टैक्स का नंबर दिया जाता है, उसको रजिस्टर किया जाता है एज एन एनजीओ 155 मुल्कों में। मोदी तो 2014 में आया ना, उससे पहले भी आरएसएस थी पूरी दुनिया में।
तो मतलब पूरी दुनिया इंडिया से पूछती है, आरएसएस दुनिया की आंखें बंद है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है। इसके बाद सही बात। 45 करोड़ में से आपके 2.25 करोड़ मेंबर मुसलमान है। आरएसएस में एक मुस्लिम विंग भी है, ये किसी को नहीं पता। अब दिव्य मुझे ये बताओ, जैसे आपने कहा है कि भाई अगर ऐसा होता तो क्या वहां मुसलमान होते, अब बचते अब? तो अक्सर ना मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं या फॉलोअर्स हैं, जितने भी मतलब मेरे साथ कांटेक्ट में है इंडियन हिंदू, तो वो मेरे से एक सवाल करते हैं कि भाई बताओ, अपनी ऑडियंस से पूछो, हमारे हिंदू कहाँ गए पाकिस्तान से? जब पार्टीशन हुई थी तो हिंदू इतने थे, पार्टीशन के बाद हिंदू इतने हैं, कहाँ गए हिंदू सारे? अब आप मुझे बताओ कहाँ गए हिंदू सारे? मैं आपको इतनी लंबी कहानी में तो नहीं जाएंगे, हम रिसेंट में जाते हैं जो ऑफिशियल फिगर्स है हमारे, जिसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता, मेरे फिंगर टिप्स पे भी हैं। 2017 में ऑफिशियल सेंसस के हिसाब से 98 लाख हिंदू थे। 2023 के पाकिस्तान हिंदू पंचायत हिंदू काउंसिल के हिसाब से 44 लाख हिंदूज हैं। ऑलमोस्ट 50% चले गए आपके, 35 से 48, 35 लाख हिंदूज आपके गायब हो गए। कहाँ गए? देखिए 2 से 3 लाख लोगों को तो कन्वर्ट कर दिया गया या मार दिया गया, बाकी सब बाहर चले गए। और जिनको मार दिया आप इस गया बात को आप इस बात को दिविक, आप इस बात को तस्लीम करते हो कि मार दिया गया या कन्वर्ट कर दिया गया? क्या तस्लीम करते हो? और इतने इतने कॉन्फिडेंटली मतलब ऑन कैमरा बोल रहे हो? मेरे पास इन 6 सालों की पूरी लिस्ट है, मंथ बाय मंथ, विक्टिम, सन और डॉटर और वाइफ ऑफ, उनका आगे एनआईसी नंबर, उनके आगे एफआईआर नंबर, इन 6 सालों का मेरे पास डेटा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मंथ बाय मंथ मेरे पास डेटा है। आप बोलेंगे एक हफ्ते में अंदर कंपाइल करके पूरा डेटा दे दूंगा, आप पब्लिश कर दे। यार टू बी ऑनेस्ट, कुछ चीजों से मैं भी मतलब खबरदार हूँ, मुझे भी पता है, हकाइक मैं भी जानती हूँ। मगर वो कहते हैं ना कि कपड़ा उठाओ तो चादर उठाओ तो नंगा आप खुद ही होते हो। तो मैं मतलब इस वजह से मतलब हम बहुत सी चीजों पे चुप कर जाते हैं, खामोश कर जाते हैं कि नहीं यार, अगर यहाँ से भी वही चीजें जाएंगी, फिर वहां पर जब जाएंगी इंडिया के लोग सुनेंगे, तो वहां के जो लोग होंगे वो भी मतलब बुरा फील करेंगे। वहां से जब चीजें आती है मुसलमानों की, तो यहाँ के लोग भी बुरा फील करते हैं, हमदर्दी तो होती है। अनम, ऐसा नहीं है कि आप अगर चादर नहीं उठाओगे तो हमें पाकिस्तान की नंगई नहीं दिखेगी। जो डेटा दिविक कुमार के पास है ना, वो सारा डेटा इंडिया के पास भी है। इंडिया के लोग बड़े जागरूक है इस मामले में। इंडिया के लोग कभी भी बिना फैक्ट के बात नहीं करते। तो वो जानते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, वो पाकिस्तान में ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में सिखों के साथ क्या हो रहा है, इनफैक्ट पाकिस्तान में शियाओं के साथ क्या हो रहा है, शिया मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ये हमसे छुपी नहीं है। और पाकिस्तान के ही कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें रिलीजियस वायलेंस का नाम लिया गया है। आप वो रिपोर्ट, आप जाइए, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, इस नाम से सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा, ये पाकिस्तान की रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि आप लोग अपने ही अलग अलग मुसलमानों के सेक्ट के साथ क्या कर रहे हो। हिंदू सिख ईसाई तो छोड़ दीजिए, मुसलमानों के ही जो फिरके हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये कहना ठीक नहीं है कि जो आप दिखाना नहीं चाहते वो यहाँ के लोगों को पता नहीं है। यहाँ के लोगों को सबूत के साथ पता है कि वहां पे क्या हो रहा है। इसीलिए हम लोग हमेशा मजबूत रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं हर जगह। तो फिर दोनों के और ज्यादा रिलेशनशिप बुरे हो जाएंगे। इस वजह से ये सोच के ना, यकीन करो, दिल करता है कि कुछ ऐसा पता ही ना चले, ना पाकिस्तान से ना इंडिया से। कुछ हो रहा है, हर इतना एक घर के अंदर 4 लोगों में इतना कुछ हो जाता है, फिर इतना बड़े देश के अंदर कैसे ना हो जाता है। तो दोनों आपसी ताल्लुकात बेहतर हो जाए, अपने अपने देश के अंदर चीजें हो जाती है, वही वहीं पर खत्म कर दो। इतना ये दिल करता है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें, कोई चीज हो जाए, कबूतर मर गया, इंडिया ने किया, कबूतर का पर गिर गया, इंडिया ने भेजा। मतलब इतनी इतनी चीज पर इंडिया का किया जाता है। अगर मैं इंडिया की भी बात करूँ ना, तो मैं मतलब इंडिया की साइड नहीं ले रही, वहां भी कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसे लोग या एरियाज मैं कह सकती हूँ जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो बहुत शिद्दत पसंद है। एग्री करते हो या नहीं करते? देखें एक्सट्रीमिस्ट, आपने 3-4 चीजें एक साथ पूछ ली हैं। इंडिया में देखें एक्सट्रीमिस्ट हैं, नो डाउट, वो हर जगह होते हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में एक ही बेसिक फर्क है, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, स्टेट की तरफ से नहीं है। जब आपकी हाँ, ये बात तो करेक्ट है। स्टेट की तरफ से जब नहीं होता ना, देन यू हैव अ होप फॉर जस्टिस एंड वन डे यू विल गेट जस्टिस।
एक ये बहुत बड़ा फर्क है। दूसरी चीज, पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे पॉपुलेटेड मुल्क है, इंडिया पहला हाँ। बन चुका है, पहला है, बन चुका है पहला। तो हम्म। देखें 140 करोड़ की आबादी कहीं रहेगी ना, लोग मरेंगे। हम्म। अब ये मीडिया के ऊपर है, लोगों के ऊपर है कि यार वो हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहा है। मेरे लिए वो लोग मरे हैं, मैं उनको देखता हूँ सही लोग बात मरे, है। और वो लोग मरते हैं, रोज मरते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी भी लोग मर रहे हैं दुनिया में। किसी कोई गोली से मर रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई अपने फौजी मर रहा है, कोई क्या, हाउ मीडिया पोर्ट्रेट। और देखें बुरे अनासर दोनों साइडों पे, ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है। अगर इंडिया में वो बुरी चीज है, बुरे लोग, बुरी तंजीमें भी, मैं कह सकता हूँ एक हद तक अभी नहीं है, 2014 तक थी बुरी तंजीमें जो बैन हो चुकी हैं, वो थी, तभी इंडिया ने कभी नंबर 1 नहीं बन पाया। नहीं तो इंडिया आज नंबर 1 होता, नंबर 5 नहीं होता। और इंडिया को एक मोदी की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आपका कहना है मोदी जो है एक बेहतरीन लीडर है। देखें, जब आप प्राइम मिनिस्टर की सीट होती है ना, ये सीट एक सिर्फ लीडर की नहीं होती, एक एडमिनिस्ट्रेटर की भी होती है, ये एक लीडर की भी होती है, एक सेलिब्रिटी की भी आप कह सकते हैं। सेलिब्रिटी इन अ सेंस जो मैं कह रहा हूं ना, सेलिब्रिटी का लफ्ज से मेरी मुराद है पीपल कनेक्ट, जो आपका है। सेलिब्रिटी बच्चों के साथ भी कर लेता है, बूढ़ों के साथ भी कर लेता है, अमीर के साथ भी कर लेगा, गरीब के साथ भी, वो एक पीपल कनेक्ट बना लेता है। लीडर हर किसी के साथ नहीं बना पाता। मोदी जी का एक सेलिब्रिटी वाला भी है, वो हर चीज कर लेता है, एडमिनिस्ट्रेशन। अब दूसरी बात है, आप मोदी जी को अगर आप देखें, मोदी जी 1984 से पॉलिटिक्स में, 84 से और 2002 तक वो थे पार्टी के वर्कर, जो नॉर्मल वर्कर्स आप देखते हैं ना, जैसे ये आपके जमान पार्क पे खड़े हुए लाहौर में, ये वर्कर थे ऐसे। 2002 से लेके 2014 तक वो चीफ मिनिस्टर थे। 2014 से ये अभी तक प्राइम मिनिस्टर है, अगले साल भी यही आ रहे हैं। तो आप खुद बताएं, जिसके पास इतना एक्सपीरियंस हो पॉलिटिक्स का, जियो पॉलिटिक्स का, पब्लिक स्किल्स हो गई आपकी। फिर उन्होंने एक स्पीच में भी कहा था, हम सबको भी पता है, उन्होंने एक स्पीच में भी कहा था, जिंदगी खपा दी है इस मुल्क के लिए। और वो रोते हुए गए थे, इन्होंने अपने फादर, अपने भाइयों को, सबको खपा दिया। सच है, आप ये तो सच है। अच्छा दिविक, मुझे ये बताओ कि एक आखिरी पाकिस्तान चीज, की एक आखिरी चीज, हिस्ट्री। एक आखिरी चीज, एक हाँ आखिरी चीज, हाँ हाँ हाँ, बताओ। नीयत बहुत मैटर करती है। देखिए पाकिस्तान में करप्शन है ना, पाकिस्तान दुनिया के टॉप 20 में भी नहीं आता करप्शन वाइज। सही करप्शन बात सबसे है। ज्यादा अमेरिका में है, लेकिन नीयत की बात है। और नीयत का मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको ये देता हूं। अभी जनवरी में मोदी जी की मदर की डेथ हुई थी, सुबह डेथ हुई है 5 बजे, 8 बजे शमशान घाट पे गए फ्यूनरल पे, उनको जो फाइनल राइट्स थे वो पूरे किए। 9 बजे वो हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, 11 बजे वो वेस्ट बंगाल में ट्रेन इनॉग्रेट कर रहे हैं। ड्यूटी इज फर्स्ट, ड्यूटी फॉर द नेशन, ये ऑफिशियल चीज है, सही बात। ये नियत है उनकी। देखो नियत है तभी तो इंडिया इतना ग्रो कर गया, तरक्की कर गया। अच्छा दीविक, मुझे ये बताओ, पाकिस्तान की हिस्ट्री टेरर में नजर आती है, ठीक है, मोस्टली इंडिया ब्लेम करता है पाकिस्तान टेरर फैला रहा है, पाकिस्तान ब्लेम करता है इंडिया अमेरिका फैला रहा है। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में ओसामा बिन लादेन भी नजर आता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अफगानियों पर जो टेरर अटैक्स हुए थे वो भी नजर आते हैं। मतलब इस तरह की काफी चीजें पाकिस्तान के अंदर नजर आती है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी टेरर फैला रहा है या इंटरनेशनल लॉबी है? मैंने आपको पहले ही कहा कि पाकिस्तान का नक्शा 1857 में ही तय हो गया था। वो नक्शा आप म्यूजियम में डिस्प्ले में भी है, लाहौर में भी, लंदन में भी। तो इसमें देखें इंटरनेशनल प्लेयर लाजमी है, और मेन वही है। हमारी स्टैब्लिशमेंट तो ये उनके हेंचमैन समझ लें, जैसे कोरियन मूवीज में होते हैं हेंचमैन, ये वो है बस। आपको सबसे बड़ा इंटरेस्ट है ना पाकिस्तान में, देखें अभी है। मुझे एक इंडियन ने पूछा था कि यार तुम्हें क्या लगता है कि पाकिस्तान को क्यों जिंदा रखा जा रहा है, ये 1 महीना पुरानी बात है। अच्छा। मैं बोला 3 वजह है। पहली, ईरान को धमकाना है या मुस्लिम कंट्रीज को धमकाना है, अरब लीग को, तो पाकिस्तान के थ्रू धमकाएंगे। को सबसे पावरफुल आर्मी मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान के पास है, न्यूक्लियर पावर है मुस्लिम वर्ल्ड का। दूसरा, इंडिया और चाइना, दो अपकमिंग सुपर पावर्स को अगर उनकी नीचे रखनी, औकात में रखना है या कुछ आंखें दिखानी, तो पाकिस्तान आंखें दिखाएगा। तीसरा मैंने बोला था कि नार्कोटिक्स ट्रेड, अगर आप
कभी दुनिया की ड्रग हिस्ट्री पढ़ेंगी तो दुनिया की ड्रग हिस्ट्री में दो सबसे बड़ी जगह है। एक है आपका गोल्डन ट्रायंगल, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। एक है आपका गोल्डन क्रिसेंट, वो आपका लाओस, वियतनाम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और एक और जगह है वहां पर आता है, म्यांमार में। तो जो सबसे ज्यादा कोकेन है ना दुनिया का, 60% कोकेन, हशीश, हीरोइन, ब्राउन शुगर, मैथ हो गए, क्रिस्टल्स हो गए आपके, ये सारे आपके अफगानिस्तान में उगते हैं। वो फिर आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं। और मैं इसमें ऐड ऑन कर दूं कि इसमें पाकिस्तानी मिलिट्री की क्या भूमिका है। आप लोगों को पता नहीं, शायद कितने लोगों को पता होगा, इंडियंस को पता है, पाकिस्तानियों को पता है कि नहीं पता है कि आपकी आर्मी ड्रग्स ट्रेड में इन्वॉल्व है, अरबों रुपए वो यहां से कमाती है। और ये मैं नहीं कहता, नाटो का तो नाम आप लोग जानते होंगे। नाटो की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के मुताबिक, उस रिपोर्ट में लिखा गया है, सबूतों के साथ लिखा गया है कि पाकिस्तानी आर्मी अफगानिस्तान से ड्रग्स लेती है, उनको इंडिया में भेजती है, वो ड्रग्स ट्रेड में शामिल है। अगर इस पर भी आप लोगों को शर्म ना आए तो मैं क्या कहूं। इसमें एक इंटरनेशनल बात प्लेयर्स सच्ची हैं, सच्ची बता ये रहा, इंटरनेशनल सच्ची प्लेयर्स सच्ची है। बात बता। ये $1 ट्रिलियन की वर्थ है। ये $1 ट्रिलियन का बिजनेस है सिर्फ अफगानिस्तान से ट्रक का। तो इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनको पैसा चाहिए। फिर दूसरा, फिर आप आर्म्स लॉबी लेके आ जाए, पाकिस्तान इसको भी आंखें दिखाएगा, उसको भी दिखाएगा कि तो पाकिस्तान के पास आर्म्स आएंगे, पाकिस्तान पैसे देगा, वेपन्स लेगा, आर्म्स लॉबी आती है। फिर दुनिया में एक ऑयल लॉबी है, एक फार्मा लॉबी है, उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। सही बात है। एक बात सच्ची सच्ची बताना, हम लोग अक्सर मुस्लिम से सवाल करते हैं ना, तो मोस्टली मुस्लिम सच बताते हैं, भाई इस बात से मैं डिनाई नहीं करती। सच सच वो कहते हैं कि हिंदू ज्यादा ईमानदार है। वो ये भी कहते हैं हिंदू ज्यादा वफादार है अपने काम के साथ। आप मुझे बताओ, मुस्लिम भी साथ काम करते होंगे, इतने साल हो गए पाकिस्तान के अंदर, सच में ऐसा है? देखिए, मैं 3 मुल्कों में काम करता हूँ और मेरे नजरिए में साउथ ईस्ट एशिया के मुसलमान बेईमान है। बाकी मुसलमान सारे सही हैं, मेहनती हैं, ईमानदार भी हैं। ये मैं पाकिस्तान, यही सुनना चाह रही बांग्लादेश थी, मैं यही और इंडिया के जो सुनना चाह रही थी दिव्य। मुसलमान है ना, इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। बाकी दुनिया के मुसलमानों ने कुछ भी नहीं किया, वो सारे सही हैं। वो मेरी दुबई में भी एक ऑफिस है, मेरा यूके में भी काम है, और मेरे पास 2-2 मुस्लिम लड़के दोनों जगहों पे हैं। दुबई वाले में अरब है, वो मतलब वहां के लोकल हैं। और दुबई, वहां पर जो अगर आप चले, वहां पर एक इंडोनेशियन है, एक मलेशियन है, ईमानदार है। पाकिस्तानी को मैं खुद प्रेफर नहीं करता। मैं इंडियंस को फिर भी मैं मैं कंसिडर कर लेता हूँ, लेकिन रखा मैंने कभी नहीं। पाकिस्तानी मेरी लिस्ट से ही बाहर है, दूर है। क्यों क्यों क्यों? ये जो क्यों पूछ रहे हैं ना, क्यों का मैं जवाब देता हूं, और मैं जवाब नहीं देता हूं। मैं इसका जवाब पाकिस्तान के ही बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं हसन निसार साहब, उनकी बात सुनवाता हूं कि गद्दार किस कौम में ज्यादा पाए जाते हैं। सुनिए जरा। बक्सर की लड़ाई में शाह आलम सानी का इन्होंने जो हशर किया है, लड़ने वाला कौन था उसके खिलाफ? बाबर को किसने निकाला था फरगना से? उसके चचाओं ने। यहाँ के उसने किसकी गर्दन उतारी सबसे पहले? इब्राहिम लोदी की। इससे पहले जो मुगल शहजादे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, बाप को अंदर कर रहे थे, सगे भाई मार रहे थे, अब ये कदम कदम पे साजिशें ढूंढना, उनमें कीड़े डालना और लोगों को बताना कि जी वी आर द बेस्ट, ये गद्दार पैदा करने का ठेका आपने क्यों लिया हुआ है? गद्दार आप में ही यहां क्यों पैदा होते रहे हैं, गोरों में क्यों नहीं हुए? उसकी वजह है रऊफ साहब, गद्दार एक खास कल्चर में पैदा होता है। सुन लिया आपने? तो गद्दारी का मतलब है कि अपने आप से बेईमानी करना, अपने मुल्क से बेईमानी करना, अपने अपने रिलीजन से बेईमानी करना, और ये पाकिस्तानियों में खूब पाया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा भाई, नाराज मत होइए, हसन निसार साहब ने कहा है। क्यों? क्योंकि देखें, ये बाहर जाने से पहले हमने सारा काम पाकिस्तान में किया है। शुरुआत तो हमने पाकिस्तान से की है ना, तो हमें एक्सपीरियंस है। हम पले बड़े इधर, हम पैदा इधर हुए हैं, मेरी 3 नस्लें इधर पैदा हुई हैं, हमें पता है पाकिस्तानी कैसा है। अगर हम जॉब की भी बात कर लेते हैं, अगर ये बिजनेस को हटाते हैं, आप जॉब पे आ जाए। मेरे फादर जॉब करते थे गवर्नमेंट के, ठीक है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में थे। उनके कलीग्स क्या थे और पापा क्या है, वो हमने बचपन से देखा है। फिर मेरे दादा थे, दादा वो कहते थे कि ही वाज द राइट हैंड ऑफ ज़िया-उल-हक, ही वाज ब्यूरोक्रेट बेसिकली। ही जो पाकिस्तान का पहला सीएसएस का बैच निकला था, उसमें मेरे दादा थे, क्योंकि मेरे दादा यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से पढ़ के आए थे।
उस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे बहुत बड़ी बात होती थी 1950s में। तो ही वाज द सीएसएस ऑफिसर और ब्यूरोक्रेट। तो वो कहते हैं कि वो जुल्फिकार अली भुट्टो के राइट हैंड हुआ करते थे। उनके साथ 82-83 में बीबीसी यूके ने न्यूज चलाई थी कि दीवान भोजराज मल राठी के ऊपर फेक एनकाउंटर के जो चार्जेस हैं वो डिक्लाइन हो गए और वो ही हैज बीन प्रूव इनोसेंट बाय कराची हाई कोर्ट। ये 82-83 की बीबीसी यूके की न्यूज है। सही हो गया, सही हो गया। दिव्य, आखिरी एक सवाल करना चाहूंगी, सेशन भी काफी लंबा हो गया है। बहुत मजा आ रहा है आपके साथ, यकीन, ट्रस्ट मी, बहुत मजा आ रहा है क्योंकि आपको प्रॉपर हिस्ट्री मेरे मुताबिक पता है। मतलब जितनी मैं नहीं जानती वो सब कुछ आपको पता है। और न्यूट्रल हिस्ट्री क्या है ये शायद मुझे भी हर नहीं पता, जो बता रहे हो मे भी वो सब कुछ ठीक हो। अब यहाँ पर आखिरी सवाल मेरा दिव्य आपसे ये है कि मुझे ये बताओ कि अगर हम इन फ्यूचर की बात करें, तो जैसे आपको हिस्ट्री पता है, आप प्रिडिक्शन ज्यादा अच्छी करते हो, मतलब चीजों को ऑब्जर्व ज्यादा अच्छा करते हो, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान क्या एक ताकत हो सकते हैं? और अगर 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 एक ताकत नहीं होते तो इसमें सबसे बड़ी साजिश किसकी है? देखिए, इसमें जो साजिश है वो है एंग्लो सेक्शन एम्पायर। बेसिकली एंग्लो सेक्शन एम्पायर जो था वो पहले 1945 तक ब्रिटिशर्स का था। फिर 1945 में एक ब्रेंसफोर्ड एग्रीमेंट साइन हुआ क्योंकि ब्रिटिश हो गए थे बैंकरप्ट वर्ल्ड वॉर लड़के। तो वो सारा एम्पायर चला गया अमेरिकन के हाथ में। तो आप ये समझ लें इंग्लिश स्पीकिंग एम्पायर है ना, ये इनकी साजिश है। आर्म्स लॉबी, फार्मा लॉबी, ऑयल लॉबी, कोकेन, ये इंटरेस्ट, लड़ाना, इसको लड़ाना, उससे लड़ाना, दंगे करवाना। इंडिया में कल दंगे हुए हैं वेस्ट बंगाल में। वो दंगे इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट थी और उस वजह से हुए हैं दंगे। ये अच्छा, कल की बात कर रहा हूँ, कल वेस्ट बंगाल में दंगे हुए हैं। अच्छा, जी, तो ये इंटरनेशनल क्या भाई, इन्वॉल्वमेंट तो थी। आपको तो पता है। मेरा राब्ता काफी लोगों से है कि मैं फर्स्ट टाइम पब्लिक अपीयरेंस में आया हूं। मेरा राब्ता काफी लोगों से इंडिया में है, तो मुझे बताते, फिर रिश्तेदार भी है, मालूम तो रखना ही पड़ता है ना हमें। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अब आपसे होने भी चाहिए। चलिए दोस्तों, तो वीडियो अब ख़त्म हो गया करीब करीब, और जितनी बातें दिविक भाई ने कही हैं वो सुनने लायक हैं, समझने लायक हैं और उनको एनालाइज करने लायक हैं। बहुत बड़ी बातें कही हैं। दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं। वो खुद रिसर्च क्यों नहीं करते, वो पढ़ते क्यों नहीं? अच्छा, आदत नहीं है ना बैठे बैठे खाने की, बैठे बैठे अपने आप को ज्ञानी समझने की आदत है। खैर, यही प्रॉब्लम है। देखिए, इंडिया में जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है वो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। आई थिंक 71-72 में आया था ना आपका आइन। सोचिए, 47 में आपकी कंट्री बनी और 72, 71, 72 में आपका आइन आया। हमारा 2-3 साल के अंदर ही आ गया, शायद 51 में आ गया था आई थिंक। तो हमने शुरू से ही ट्रैक पर काम किया है। हमने शुरू से फोकस हमारा रहा है कि देश को किधर लेकर जाना है, कैसे डील करना है, क्या हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी, और वो प्रायोरिटीज हैं। और दिविक भाई ने पाकिस्तान की क्या प्रायोरिटीज रही हैं विद सबूत ये दिखा दिया है, और उसका रिजल्ट भी दिखा दिया है। तो रिजल्ट हम सब देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या है। आज पाकिस्तान आज दाने दाने को मोहताज है। पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले कुचल चुका है और वो और ज्यादा कर्ज ले रहा है। पाकिस्तानी आज पूरी दुनिया में एक हंसी का पात्र बने हुए हैं। लोग हंसते हैं पाकिस्तानियों पर, उनकी हरकतों पर। आप सोचिए, ग्रीस में जाकर 2 पाकिस्तानी, टेररिस्ट पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं जो अटैक करने वाले थे। आप समझ रहे हैं, कहां ग्रीस, कहां पाकिस्तान, और अटैक किस पर होना था? जी, यहूदियों पर। मतलब क्या है आपका? आपको इस्तेमाल किया जा रहा है रिलीजन के नाम पर, और आप इस्तेमाल हो रहे हैं, और आपको यह बात समझ में नहीं आ रही है। अब क्या कह सकते हैं। बाकी रही बात कि पाकिस्तान और इंडिया में एक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इसके पीछे किसकी साजिश है। दिविक भाई ने कुछ बातें बताई, कुछ बातें मैं बता देता हूं।
साजिश क्या होता है? साजिश तो मुझे लगता है आपकी सबसे ज्यादा है। और एक होना ही क्यों है? जब 1947 में हमने अलग कर लिया, बंटवारा कर लिया, तो एक क्यों होना है? और जब एक ही होना था 75 साल बाद, तो बंटवारा क्यों किया? हमें नहीं एक होना है। आप अपना देश देखो, हमने आपको दे दिया, आप उसके साथ जो करना है वो करो। आप उसको नंबर 1 बनाओ, जिस सेक्टर में नंबर 1 बनाना है। टेररिज्म में नंबर बनाना है वो तो आप बना ही चुके हो, इसके अलावा भी कुछ में बनाना है तो बनाओ भाई। आप अपना देखो, आप खाओ, कमाओ, अपना रहो, हमें रहने दो। हाँ, अगर आप उंगलबाजी करेंगे, आप हमारे खिलाफ साजिशें रचेंगे, तो ये मत भूलना कि ये नया इंडिया है, ये भी छोड़ेगा नहीं। ये पुरानी बातें हो गई खत्म। पहले थोड़ा सा लाग लगाव ये भी रहता था, अब तो कई जनरेशंस आ गई ना, तो वो दूरियां और बढ़ चुकी हैं। तो अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, अपने आप को ठीक करना चाहते हो, अपनी इमेज ठीक करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को ठीक करो, दूसरों के खिलाफ साजिशें करना बंद करो, स्पेशली इंडिया के खिलाफ। साजिशें करोगे तो बदले में आपके खिलाफ भी साजिशें होंगी और उसमें आप मारे जाओगे। आधा मुल्क गंवा चुके हो आप 71 में। बड़े पाकिस्तानी चौड़ा होकर कहता है ना कि नो वन कैन अनडू पाकिस्तान। अरे मूर्खों, 71 में क्या आधा मुल्क चला गया? आपका अंडू हो गया ना पाकिस्तान, आधा अंडू हो चुका है। तो इसको पूरा अंडू मत करवाओ, जो बचा खुचा है उसको संभालो और जरा होश के नाखून लो, ठीक से रहो। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।